राग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्वरों की, और स्वरों में जब तक न्यास नहीं होगा, अर्थात रेस्ट, न्यास का मतलब होता है रेस्ट, अगर रेस्ट नहीं होगा तो राग बनेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सा रे गा पा दा सा धा पा गा रे सा, ये तो स्वरों के समूह गा दिए, परंतु अगर मैं न्यास करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, तो मेरी राग छलकती। देखिए सा रे गा पा रे सा रे धा गा रे सा, ये है भोपाली के स्वर। भोपाली का वादी सुर का है, तो देखिए मैं ग पे न्यास कर रहा हूं तो भोपाली की चलन स्पष्ट हो रही है। आ रहा है आपको समझ? तो जब भी मैं स्वरों की प्रयोग की बात करता हूं तो मेरी बात आती है न्यास की। और न्यास हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दो तरीके से होते हैं, या तो अल्पत्व या फिर बहुत। अल्पत्व जैसा कि आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ समय के लिए, अल्प मतलब अल्प समय के लिए, और बहुत्व मतलब बार बार। अब मैं पहले प्रकाश डालता हूं अल्पत्व पे। अब अल्पत्व दो तरीके के होते हैं फर्दर। देखिए शुरू से एक बार देखिए, राग व्याकरण अर्थात स्वरों का प्रयोग किस तरीके से होगा, तो वो मैं बात आती है न्यास की। न्यास दो तरीके के हो गए, अल्पत्व और बहुत्व। अब अल्पत्व भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक तो लंघन अल्पत्व, एक अनभ्यास अल्पत्व। बहुत ध्यान से समझिएगा। लंघन, लंघन जैसा कि आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा, लांगना, कहते हैं ना लांग दिया हमने, कूदना। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक राग का आधार दिया, राग पटदीप। मैं आपको राग की टेक्निकलिटीज बिल्कुल नहीं सिखा रहा, ना मैं आपको राग पटदीप सिखा रहा हूं। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, और उसका आधार मुझे लेना पड़ेगा एक राग का। तो मैंने राग ले ली पटदीप। अब पटदीप की जो जाति है, मैंने बता चुका हूं आपको कि जाति का राग में कितने स्वर लग रहे हैं। तो आरोह में 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तो इसकी जाति क्या होगी? औडव संपूर्ण। ये दिमाग में रखेंगे हम, इसको मद्देनजर रखते हुए ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको अब देने वाला हूं। पहला मैंने आपको क्या बताया? लंघन अल्पत्व, अर्थात स्वरों को बिल्कुल ही छोड़ देना। अब ध्यान से समझिए, आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं पटदीप में, सा सा गा मा पा नी सा, सा गा मा पा नी सा। अब कौन से 2 स्वर छोड़ दिए मैंने? एक तो रे छोड़ा मैंने, और एक मैंने धैवत छोड़ा, सा गा। तो अब मैं बोलूंगा क्या? इसको मैं लैंग्वेज, राग व्याकरण क्या होगी इसकी, कि आरोह में, राग पटदीप के आरोह में रे और ध का लंघन अल्पत्व है। अब ये क्वेश्चन क्या नेट में पूछते हैं, हम क्या करके आते हैं? हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके आ जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, या फिर गलत आंसर देके आ जाते हैं। ये समझिए कॉन्सेप्ट। इस चैनल पे आपको प्योर इंडियन क्लासिकल की नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपको मिलेगी। देखिए आरोह में एक तो रे को लांग दिया मैंने, सागा, और मैंने पानी पानी धा को छोड़ दिया, तो ये हो गया लंघन अल्पत्व, अर्थात स्वरों को बिल्कुल छोड़ देना। इसको कहता हूं मैं लंघन अल्पत्व। तो आरोह में रे और ध का लंघन अल्पत्व। आया समझ आपको? आगे चलते हैं। दूसरा अल्पत्व, अर्थात कुछ समय के लिए जो न्यास होता है, वो उसको मैं कहता हूं अनभ्यास अल्पत्व। देखिए जिन पर कम ठहराव। अब अल्पत्व आपको शब्द ही समझ आ रहा होगा कि कुछ समय के लिए। अब जिन पर कम ठहराव हो, देखिएगा साहब, अब पटदीप में ने सा गा मा पा, अब मध्यम स्वर पे एकदम फोकस करेंगे अपन। मैंने स्वर संगतियां भी लिख के दी इसको और समझाने के लिए। गा मा पा मा गा रे सा, गा मा पा। अब ये गा मा, मैं मा पे रुका थोड़ा, गा मा पा, रुक तो पा पे रहा हूं मैं। तो इसको क्या कहूंगा कि मध्यम का राग पटदीप में अनभ्यास अल्पत्व है, अर्थात कुछ समय के लिए ठहराव बस। ने सा गा मा पा पा मा गा रे सा। अब देख लो आरोह में, देख लो ने सा गा मा पा, या फिर अवरोह में पा मा गा रे सा। मां पे मैं रुक नहीं रहा, लेकिन कुछ समय के लिए मां तो आ रहा है, इसलिए इसका अनभ्यास अल्पत्व कहलाएगा। तो यही मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। देखिए मां का पटदीप में अनभ्यास अल्पत्व है। जैसे
गामा पा, अब माँ पे रुका थोड़ा ना, गामा, क्योंकि माँ पे रुक जाऊंगा तो कौन सी राग हो जाएगी, राग भीम पलासी की आशंका हो जाएगी। देखो सा गामा, क्योंकि माँ वादी सुर है भीम पलासी का, तो भीम पलासी गए राजा को पटदीप में थोड़ा हमको प्रवेश देना है, इस कारण से भी इसका अनभ्यास अल्पत्व है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, जब मैं राग कराऊंगा फिर आपको हो सकता है और अच्छे से समझ आए, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, फिर न्यास दूसरा तरीके का क्या होता है, बहुत्व अर्थात बार बार। देखिए दो तरीके के मैंने यहाँ पे बताया, एक तो लंघन अलंघन बहुत्व। देखिए इधर क्या बात की मैंने, लंघन अल्पत्व, अब ये बहुत्व के टर्म्स में क्या होता है, अलंघन बहुत्व या फिर अभ्यास बहुत्व। समझिएगा, अलंघन बहुत कम ठहरा जाए परंतु छोड़ा ना जाए। मैं उस पर ठहर तो रहा हूं, छोड़ नहीं रहा, लेकिन उसको मतलब ज्यादा बार रुकना भी नहीं है लेकिन छोड़ना भी नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो पटदीप में, पटदीप के आरोह में ग का अलंघन बहुत्व है। पटदीप के आरोह में कोमल ग का अलंघन बहुत्व है। देखो गामा पा, अब देखो सा गामा पा, ग पे मैं रुका नहीं लेकिन ग बार बार तो आएगा, क्यों, क्योंकि इसका थाट क्या है, काफी, काफी में ग कोमल होता है तो आप छोड़ नहीं सकते उसको, लेकिन बार बार रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है कम ठहरा जाए परंतु छोड़ा ना जाए। सा गा मा पा गा, अब ये प गा, ये धनाश्री अंग है, ये राग है धनाश्री अंग का राग है। जब मैं आपको ये राग कराऊंगा तब बताऊंगा कि धनाश्री अंग का राग है। धनाश्री अंग क्या है, प गा, तो छोड़ तो सकता ही नहीं मैं इसको, लेकिन बार बार रिपीट भी नहीं कर सकता, तो इसका क्या हो गया, अलंघन बहुत्व। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरी स्वर संगति देखो, ग म प नि, लेकिन ग पे रुका नहीं लेकिन ग को छोड़ा भी नहीं, तो ग पे रुका भी नहीं और ग को छोड़ा भी नहीं, तो ये क्या हो गया, अलंघन बहुत्व। ग म प नि, ग म प नि, समझ आ रहा है। तो ये अब एक और तरीके से बहुत्व दिखाते हैं हम, वो क्या होता है, अभ्यास बहुत्व। अब देखिए अभ्यास मतलब बार बार उसका अभ्यास करना और बार बार भी आना, तो ये वादी स्वर के संबंधित न्यास होता है। जब भी वादी स्वर की बात करेंगे तो उसमें हम अभ्यास बहुत्व की ही बात कर रहे होंगे। तो आप देखिए पटदीप का वादी स्वर क्या है, पंचम, और संवादी स्वर तो वैसे सा है, लेकिन शुद्ध नहीं मैं प्रयोग नहीं करूंगा बार बार, तो भीम पलासी आती रहेगी बार बार सामने। इस कारण से, क्योंकि पटदीप का संप्रकृतिक राग क्या है, भीम पलासी, भीम परब को, इसलिए शुद्ध नी पे भी न्यास अभ्यास मूलक बहुत्व करना बहुत जरूरी है। तो देखो अब पंचम की इंपॉर्टेंस देखो आप, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अभ्यास बहुत्व होता क्या है। सा गा मा पा, गा मा पा, गा मा पा, गा मा पा नी, गा मा पा नी, धा पा, गा मा पा। देखो प पे मैं रुक भी रहा हूँ और बार बार रिपीट भी हो रहा है। सा गा मा पा, गा मा पा नी, धा पा नी, सा गा रे सा नी, धा पा, गा मा पा। तो मतलब राग रूपी राज्य का राजा कौन है, वादी स्वर। वादी स्वर के संबंध में हमेशा अभ्यास बहुत्व होगा। न्यास किस तरीके से होगा, अभ्यास बहुत्व की तरीके से। अब शुद्ध निषाद की इंपॉर्टेंस देख लो आप। गा मा पा नी, एक भजन सुना होगा आपने, बाजे रे मुरलिया बाजे रे, ये पटदीप पे आधारित है। तो गा मा पा नी बाजे रे, या फिर आप एक गाना लीजिए, मेघा छाए अंधेरा बैरन ना 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 ना। अब इसमें दोनों निषाद का प्रयोग हुआ है परंतु पटदीप की छाया आती है इसमें, तो शुद्ध निषाद की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसका अभ्यास बहुत्व नहीं करोगे तो पटदीप स्थापित नहीं हो पाएगी। समझ आया आपको। तो देखो मैंने स्वर संगतियां भी लिखी है, सा गा मा पा पे रुका, गा मा पा नी नी सा ने धा पा, गा मा पा, पा गा मा पा नी धा पा, धा मा पा, गा मा पा, गा मा पा नी नी सा ने सा गा रे सा ने धा पा। तो पा नी
का अभ्यास बहुत होता है। आई होप आपको समझ आएगा। तो अधिक देर तक जिस पे ठहरा जाए तो वो अभ्यास बहुत कहलाता है मेरा। तो ये मैंने बात की न्यास की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देखिएगा, आपको समझ आएगा। मैंने दूसरा जो आपको ब्रॉड कैटेगरी बताई है वो स्वरों का प्राबल्य और दुर्बल्य। प्राबल्य मतलब डोमिनेशन, दुर्बल्य मतलब कमजोर। वादी स्वर राग का राजा होता है, हमेशा उसका प्राबल्य रहेगा। इसको उपाधि किसकी दी गई है? राजा की। संवादी स्वर मंत्री की तरह होता है जो राजा को सहयोग देता है। तो वादी के बाद संवादी की इंपॉर्टेंस होगी। आपको पता है राग का वादी संवादी चेंज कर दूं मैं तो राग ही बदल जाता है। अब देखो सारे का पधा सा धा पा गे सा, ये 5 स्वर है मेरे। वादी स्वर अगर ग मानूं तो भोपाली हो जाती है। वादी स्वर चेंज करने से समय भी चेंज हो जाता है। वादी स्वर चेंज करने से राग उत्तरांगवादी पूर्वांगवादी इसमें फर्क आ जाता है। अब देखो सारे गरे गम रे पा रे धा रे गा पा धागा पा रे गा पे न्यास हो रहा है, ये भोपाली। लेकिन वादी स्वर में अगर चेंज कर दूं, दैवत कर दूं तो देशकार हो जाएगी। सा गा पा धा गा पा धा पा गा पा धा सा धा पा धा पा। और देशकार देख लो आप, सुबह गाया जाता है। बिलावल ठाठ का राग है, जबकि भोपाली शाम को गाया जाता है। तो ये वादी स्वर की इंपॉर्टेंस, स्वरों का प्राबल्य। लेक्चर नंबर 5 और 6 में मैंने तीनों पे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है, आप प्लीज देखिएगा। अभी मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा विवादी स्वर का। ये टॉपिक आज तक YouTube पे आज तक नहीं डाला है। विवादी स्वर की 4 कैटेगरी देखो आप। अब राग के व्याकरण को समझने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विवादी स्वर अर्थात राग का शत्रु, जो राग में लगे भी नहीं। लेकिन 4 प्रकार हैं इसके, ध्यान से समझेंगे। देखो पहला है वर्ज, अर्थात राग में लगी नहीं रहा। जैसे भोपाली का एग्जांपल लो आप, सारे का पधा सा, अब इसमें नी नहीं लग रहा और मध्यम नहीं लग रहा, तो इसमें बाकी के सारे गा पा धसा के अलावा जो बाकी स्वर होंगे वो वर्जित स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये विवादी स्वर का एक प्रकार क्या हो गया? वर्जित। दूसरा ध्यान से सुनेंगे, वैकल्पिक, अर्थात जो इच्छा अनुसार यूज किया हो। अब जैसे राग काफी है, काफी में ग और नी कोमल होता है, लेकिन अगर मैं शुद्ध गंधार का प्रयोग कर दूं इच्छा अनुसार, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र का हमारा एक नियम है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन अर्थात विरोधाभास से अगर राग की खूबसूरती बढ़ रही है तो उसका प्रयोग हो जाता है। तो ये इच्छा अनुसार प्रयोग, जिसको कहता हूं मैं वैकल्पिक विवादी स्वर। शुद्ध गंधार का काफी में प्रयोग, सारे गा मा पा धा नी धा पा धा मा पा मा गा मा गा रे सारे गा रे गा मा पा। तो ये इच्छा अनुसार प्रयोग। फिर एक होता है रागांतर्गत। राग में ही राग की एक विशिष्टता ही ऐसी है कि साहब विवादी स्वर प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे देखो राग जयजयवंती लो आप, राग जयजयवंती खमास ठाठ का। अब खमास ठाठ में नी कोमल है। अगर आपने नी देखा लेक्चर तो जरूर देखेगा, लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने बताया खमास ठाठ में नी कोमल है। परंतु जयजयवंती में देखो एक स्वर संगति आती है, रे गा रे धनी रे गा रे गा मा पा मा गा मा रे गा रे ने सा धनी रे गा रे ने सा। अब देखो थाट में तो कोमल गा आता नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर रहा हूं तो इसको कहता हूं रागांतर्गत। आप पूर्वी का एग्जांपल लो, पूर्वी में रे कोमल ध कोमल और मौन तीव्र है, सारनी रे गा मेरे गा मा गा। अभी मा गा मा धा पा मा गा मा गा, अभी गा मा गा। ये होना ही चाहिए तभी पूर्वी बनेगा, परंतु थाट में तो लग नहीं रहा। तो इसको मैं क्या कहूंगा? रागांतर्गत। कि राग की विशिष्टता के लिए आपको विवादी स्वर प्रयोग करना पड़ेगा भाई, इसलिए इसको मैं कहूंगा रागांतर्गत विवादी स्वर। तो पूर्वी का एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिया और जयजयवंती मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। ओके। फिर एक होता है अधिकृत, अर्थात
ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नहीं बताता है। इनफैक्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे भी ये चीजें इग्नोर की जाती हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल मैं चीजें बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस चीज की आप इंपॉर्टेंस समझिए। स्वर राग के थाट में ना होते हुए भी वादी स्वर बन जाए। मैंने बताया वादी स्वर राग का राजा स्वर है। अब मैंने क्या बताया, अपनी जो पद्धति चलती है वो चलती है थाट राग पद्धति। अब एक एग्जाम्पल मैंने दिया राग केदार का। राग केदार का थाट क्या है, कल्याण। कल्याण में मौत तीव्र है, परंतु केदार का वादी सुर क्या है, वादी स्वर अगर हम सीखेंगे आगे हम राग केदार, अभी आप सिर्फ जान लो केदार का वादी स्वर है मध्यम, वो भी शुद्ध। परंतु थाट क्या है, थाट क्या है, स्वरों का समूह जो राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। पेरेंट स्केल क्या है उसका, वो है कल्याण, और कल्याण में मौत तीव्र होता है। जबकि इसका वादी स्वर क्या है, शुद्ध मध्यम। सा मा पा पा मा। अब देखो आप, इसको मैं क्या कहूंगा, अधिकृत विवादी स्वर। तो आई होप आपको क्लियर है। तो ये चार तरीके के विवादी स्वर होते हैं। ये भी हमारा राग व्याकरण का पार्ट है।